All right. So today's topic is how polymorphism works. ठीक है? All right. So let's start. आपके पास एक बेस क्लास है. उस बेस क्लास में कोई भी एक एट्रीब्यूट है which is m underscore value और इसका यहाँ पर ये वैल्यू सेट होती है बाय मेंबर इनिशियलाइजेशन लिस्ट और यहाँ पे गेट नेम का फंक्शन है जो कि बेस आउटपुट करता है और इस तरह गेट वैल्यू का फंक्शन है जो ये करता है. ठीक है? ऑल राइट. हम ड्राइव पे जाते हैं. ड्राइव में आते हैं तो ड्राइव में बेसिकली अगर आप कहते हैं कि एक क्लास है जो कि बेस से इनहेरिट होती है तो बेस से इनहेरिट होने का मतलब यह है कि एवरीथिंग विच इज इन बेस इज आल्सो इन ड्राइव नाउ. ओके. और यूजुअली होता ही है कि जब आप ड्राइव क्लास के कंस्ट्रक्टर के अंदर जो भी पैरामीटर पास करते हैं तो इनिशियलाइजेशन लिस्ट के थ्रू आप क्या करते हैं, आप बेस क्लास का जो कंस्ट्रक्टर है वो इस तरह से कॉल होता है. ठीक. ऑल राइट. अब देखें इसमें भी गेट नेम का फंक्शन है. बट अगर उसकी वो डिफॉल्ट बाय डिफॉल्ट पैरामीटर्स उसमें नहीं है ना तो फिर क्या होगा, फिर वो एरर देगा, वो कहेगा मैं क्रिएट नहीं कर सकता. ठीक है. अगर उसमें डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर बना हुआ है तो फिर वो हो जाएगा. लेकिन बात यह है कि अगर आपने फिर यहाँ पर आके आपको कंस्ट्रक्टर के अंदर आके वैल्यूज को बाय मेंबर कॉपी करना पड़ेगा, जिसका मतलब है आपकी उसकी पहले कुछ इनिशियलाइजेशन होगी फिर दूसरी दफा दोबारा इनिशियलाइजेशन होगी. सो इट विल बी एन ओवरहेड. सो इट्स ए गुड प्रोग्रामिंग प्रैक्टिस कि आप यहाँ पर बेसिक कंस्ट्रक्टर कॉल कर दें. ठीक है. ये आपका गेट नेम का फंक्शन है जो कि हमने क्या किया, हमने ड्राइव में भी बनाया है. सेम फंक्शन जो कि बेस में भी है और ड्राइव में भी है. ठीक है. ऑल राइट. अब हम क्या करते हैं ये देखें. सो द गुड पार्ट इज द फॉलोइंग कि यहां पर हमने एक ड्राइव का ऑब्जेक्ट बनाया और ड्राइव के ऑब्जेक्ट के थ्रू अगर आप गेट नेम कॉल करेंगे तो किसका कॉल होगा? हाँ, ड्राइव का कॉल होगा. अच्छा, अगर मैं रेफरेंस बनाता हूं ड्राइव का और उसका गेट नेम करूंगा तो भी ड्राइव का ही कॉल होगा. ठीक है. अच्छा, यहां पर आके आते हैं, थोड़ी सी मजेदार बात करते हैं. अच्छा, बाय द वे इसी तरह आप रेफरेंस भी बना के कर सकते हैं. ठीक है. तो आप ये एक जनरल है कि वो अगर आप ड्राइव का रेफरेंस या उसका ऑब्जेक्ट बना रहे हैं या पॉइंटर बना रहे हैं और उसका कोई भी मेंबर फंक्शन कॉल करेंगे तो ड्राइव का कॉल होगा, विच इज फाइन, इट इज क्वाइट ऑब्वियस. लेकिन दिस इज नॉट क्वाइट ऑब्वियस. ओके. कि एक इंपॉर्टेंट बात यह है कि अगर आप ड्राइव क्लास का ऑब्जेक्ट बनाते हैं और अब आप बेस क्लास का रेफरेंस बनाते हैं और असाइन कर देते हैं ड्राइव क्लास को. ठीक है. या एक पॉइंटर बनाते हैं बेस क्लास का और उसको पॉइंट कर देते हैं किसकी तरफ? ड्राइव क्लास. पहली बात है इट्स नॉट एन एरर. व्हाई इट इज नॉट एन एरर? तो बिकॉज यू कैन ऑलवेज से कि अगर मैं इनहेरिटेंस हायरार्की में बात करूं तो अगर मैं नीचे बैठा हूं ड्राइव क्लास में बैठा हुआ हूं तो आई कैन ऑलवेज से कि ये ऑब्जेक्ट जो है ये पेरेंट का भी ऑब्जेक्ट है. यानी फॉर एग्जाम्पल आई कैन इजीली से कि अगर मैं पॉन के ऊपर हूं तो मैं कह सकता हूं दिस इज ऑल्सो ए पीस. बट कैन आई से कि अगर मेरे पास कोई पीस का ऑब्जेक्ट है, क्या मैं कह सकता हूं ये पॉन है? मैं नहीं कह सकता, क्योंकि ये किंग भी हो सकता है, ये उनमें से ड्राइव क्लास में कोई भी हो सकता है. आई होप एवरीबडी अंडरस्टैंड. एनिमल की एक क्लास है और एनिमल की क्लास है मैमल्स और जो भी फाइलम्स हैं जो भी वो अलग अलग इनहेरिट हुए हैं. उनमें से मैं किसी की भी एनिमल को पकड़ूंगा, मैं कह सकता हूं दिस इज एन एनिमल. एनिमल किंगडम में से किसी को भी कह सकता हूं ये एनिमल है. लेकिन मैं ये नहीं कह सकता कि कोई भी मेरा एनिमल है और मैं कहूं जी ये मैमल है, क्योंकि वो इंसेक्ट भी हो सकता है और कुछ भी हो सकता है. आई होप एवरीबडी अंडरस्टैंड दिस. क्योंकि मैं नीचे, सो द थिंग इज द इंपॉर्टेंट पार्ट इज कि मैं अगर जो ड्राइव क्लास के अंदर कोई ऑब्जेक्ट है उसको मैं कह सकता हूं कि वो मेरा पेरेंट का ऑब्जेक्ट भी है. ठीक है. लेकिन आई कांट से द अदर वे अराउंड. ठीक है. डज इट मेक सेंस? सो इसका मतलब ये असाइनमेंट करेक्ट है, इसमें कोई मसला नहीं है एंड इट शुड बी करेक्ट. ओके. द प्रॉब्लम इज कि अब अगर मैं ड्राइव का गेट नेम को ड्राइव वाला ही आउटपुट आएगा. लेकिन अगर मैं कहता हूं कि ये जो मेरा आर बेस है
उसका मैं गेट नेम कॉल करूं तो एसेंशियली ये क्या करेगा, ये मुझे बेस का कॉल करेगा, ठीक है। यानी आउटपुट ये होगी, यानी अगर मैं इसका गेट नेम करता हूं तो गेट नेम मेरा आउटपुट होता है क्या इसका, ये आर बेस होता है, ठीक है। ये बेस कह रहा है, ये देख रहे हैं, ये बेस कह रहा है। सो फार सो गुड, थोड़ा शिफ्ट हो जाते ना, ठीक है, चले खैर ठीक। अच्छा लेकिन, अच्छा ये देखें, ये इसने बड़ी मजेदार वही उसी एनिमल वाली क्लास की एग्जांपल दी है कि ये एनिमल है, और एनिमल क्लास में देयर इज ए वेरी नाइस फंक्शन कॉल्ड स्पीक, ठीक है। बट एट एनिमल लेवल आई कांट से कि वो क्या स्पीक करेगा, ठीक है। द रेस्ट ऑफ द फंक्शंस आर क्वाइट ऑब्वियस कि भाई इसने कंस्ट्रक्टर बनाया है, उसने कॉपी कंस्ट्रक्टर जो है वो डिफॉल्ट वाला लिया है, और उसने ऑपरेटर इक्वल टू भी डिफॉल्ट वाला लिया है, ठीक है, दैट्स नॉट ए प्रॉब्लम। और लेकिन जो इंपॉर्टेंट फंक्शन है वो आपका ये फंक्शन है स्पीक का, ठीक है। ऑलराइट, अब आज आ जाए, अब एक कैट की क्लास है जो कि एनिमल से इनहेरिट होती है। अब उसमें हमने क्या किया, उसमें स्पीक के फंक्शन को रीडिफाइन किया, और स्पीक के फंक्शन को हमने क्या डिफाइन किया है, उसको हमने कहा है क्या, सो जो कैट है वो कैसे डिफाइन हुआ है, वो कहती है म्यू। और जो डॉग है वो भी एनिमल से इनहेरिट होता है और अपने स्पीक के फंक्शन को रीडिफाइन करता है, और उसमें उसने क्या लिखा हुआ है, वोफ। ओके, ऑलराइट, नाउ हियर इज a very important part, and that part is the following. ये देखिए, मैंने कैट का एक ऑब्जेक्ट बनाया, उसका कोई भी नाम रखा वगैरह वगैरह, डॉग का एक ऑब्जेक्ट बनाया, और फिर हमने क्या किया, हमने एक एनिमल टाइप का पॉइंटर बनाया जिसको कैट का एड्रेस असाइन किया। ओके, पिछला खड़ा दो, बैठे रहो। यहां पे मैंने गेट नेम किया, वो तो ठीक है, इसका नाम जो भी है वो आउटपुट हो जाएगा, फ्रेड आउटपुट हो जाएगा। लेकिन जब हम स्पीक करेंगे तो क्या आउटपुट होगा, क्वेश्चन मार्क क्वेश्चन मार्क क्वेश्चन मार्क। सेम एज टू दिस, अगर वही पी एनिमल को हम डॉग असाइन कर दें और से कह दें कि तुम प्रिंट करो, तो ये क्या आउटपुट करेगा, क्वेश्चन मार्क क्वेश्चन मार्क क्वेश्चन मार्क आउटपुट करेगा। हम ये नहीं चाहते, ओके। हम ये चाहते हैं क्या हो कि यहां पर, आई मीन अच्छा, एक जो अच्छी एग्जांपल है ना इसकी, इसका बेसिकली ये जो एनिमल की क्लास का पॉइंटर जो है वो ड्राइव क्लास के ऑब्जेक्ट्स की तरफ पॉइंट कर सकता है, इसकी एक बहुत खूबसूरत एप्लीकेशन है, और वो एप्लीकेशन ये है। ये तस्वीर देखेंगे, ये तस्वीर ये जो उसने बनाई कि अगर आपको कहा जाए कि मैंने कैट्स के ऑब्जेक्ट भी बनाने हैं की भी लिस्ट बनानी है, और डॉग्स की भी मैंने लिस्ट बनानी है, ठीक है। तो द थिंग इज के जो पुराने तरीके से हम बनाते थे वो कहते थे कि एक अरे हम कैट्स की बना देते थे और एक अरे हम डॉग्स की अलग बना देते थे, ठीक है। और फिर हम क्या करते थे, कैट के लिए अलग लूप लिखा होगा प्रिंटिंग करवाने के लिए, कोई भी प्रोसेसिंग करवाने के लिए, और इस तरह डॉग के लिए हमने अलग लिखा हुआ, ठीक है। अच्छा, ये जो एनिमल क्लास का पॉइंटर या रेफरेंस जो ड्राइव क्लास की तरफ पॉइंट कर सकता है, इसका एक इमीडिएट इंपैक्ट है, और वो इंपैक्ट ये है कि मैं ये कर सकता हूं, ये देखें कि मैंने क्या किया है, यहां पर मैंने वही तीन ऑब्जेक्ट कैट्स के बनाए हैं, तीन हमने डॉग्स के बनाए हैं, और हमने क्या किया, एक ही एनिमल क्लास बना लिए, और उनके वो बेसिकली है क्या, वो एनिमल के पॉइंटर्स किया है, और उसमें हमने क्या किया, उसमें हमने कैट्स भी रख दिए और डॉग भी रख दिए, और एक ही लूप लगाया उनके अंदर आइटरेट होने में। ये बस में ये एक बहुत बड़ा एडवांटेज है, ओके, कि आपके पास होल्डर एक ही है, नीचे चाहे 10 डेटा टाइप पड़ी हुई हो, लेकिन आप उसके थ्रू सबको होल्ड करे बैठे हैं। दैट्स ए वेरी नाइस आइडिया, ओके। लेकिन इस आइडिया का फायदा क्या है कि अगर मैं फंक्शन कॉल करता हूं एनिमल का स्पीक का, तो वो मैं कॉल नहीं कर सकता, क्योंकि वो तो मेरा ड्राइव का ही कॉल हो रहा है, ड्राइव का नहीं, सॉरी, मेरे पेरेंट का ही कॉल हो रहा है, यानी वो क्वेश्चन मार्क क्वेश्चन मार्क क्वेश्चन मार्क आ जाएगा। आपको बात समझ में आई है? आपका नाम क्या है? आपका नाम नूर, तो सही तरह बैठो, ठीक है। आई होप एवरीबडी अंडरस्टैंड दिस, ओके। अच्छा, हम ये नहीं चाहते, हम कुछ इस तरह काम चाहते हैं, ये अब एग्जाम्पल क्या है, हेलो हेलो हेलो, कि अभी क्या हो रहा है
कि मेरे पास रिपोर्ट, हमने कैट का रिपोर्ट हमें अलग बनाना पड़ता है और डॉग का रिपोर्ट मुझे अलग बनाना पड़ता है। व्हाट आई एम इंटरेस्टेड इन इज कि मैं एक ही रिपोर्ट बनाऊं और जब मैं उसे कहूं कि वो रिपोर्ट करे तो वो अगर डॉग का है तो डॉग के लिए वो रिपोर्ट चले, और अगर वो एनिमल के लिए करना चाहे तो एनिमल के लिए रिपोर्ट करे। ये बात सुने? व्हाट वी वांट इज काइंड ऑफ लेट बाइंडिंग। ये बात समझ में आ गई? जैसे कल की क्लास में हमने देखा था कि हम काइंड ऑफ उस तरह की लेट बाइंडिंग चाहते हैं। ठीक है, आई विल रिव्यू इट इन द नेक्स्ट लेसन। ओके, ऑल राइट। ये काम करने के लिए, ये हमने पिछली क्लास में देख लिया था, बोले कि दिस कैन इजीली बी डन बाय जस्ट राइटिंग वर्चुअल फंक्शंस। ओके, ये हम कर चुके हुए हैं, हमने चेस में इंप्लीमेंट भी करके देख लिया है। ठीक है, और आइडिया ये है कि सिर्फ और सिर्फ आप एक काम करें कि ये हमने पहले किया था, अब हम क्या करते हैं, वर्चुअल फंक्शंस के बारे में बात करते हैं। और वर्चुअल सिर्फ और सिर्फ जिस फंक्शन का हम वर्चुअल बिहेवियर चाहते हैं उसके साथ वर्चुअल लिख देते हैं। ओके, यहां खड़े दो, उसके साथ हम सिर्फ वर्चुअल लिख देते हैं। ओके, और मजे की बात यह है कि अब जब मैं गेट नेम कॉल करूंगा तो क्या कॉल होगा, ड्राइव पर कॉल होगा। ठीक है ना? सवाल यह है कैसे हो रहा है। ठीक है, आई मीन एग्जाम्पल देख लेते हैं कि वही एनिमल वाली क्लास। ठीक है, लेट्स अच्छा खैर, ये उसने पूरी पूरी एग्जांपल हमने डिस्कस की थी, इसको मैं नहीं गो थ्रू कर रहा। अच्छा, व्हाट इज पॉलीमॉर्फिज्म? बाय डेफिनेशन व्हाट इज पॉलीमॉर्फिज्म? पॉलीमॉर्फिज्म सेज, so in programming, polymorphism refers to the ability of an entity to have multiple forms. Okay, for example, look at this function. ये add function है जो दो इंटीजर लेता है और एक इंटीजर रिटर्न करता है, दो डबल लेता है और एक डबल रिटर्न करता है। नाम तो एक ही है, ऐड। ये इसकी दो क्या है, ये दो अलग अलग मॉर्फ्स हैं, फॉर्म्स हैं। ठीक है, आपको ये बात समझ में आ गई? ठीक है, ये आप बाय द वे, ये इस लेवल की जो पॉलीमॉर्फिज्म वो आप बहुत दफा कर चुके हैं। ठीक है, हमने ऑपरेटर ओवरलोडिंग तो की उसी लिए थी बेसिकली ना, डिफरेंट टाइप्स के लिए। अच्छा, कुछ पॉलीमॉर्फ जो मॉर्फ्स होते हैं वो ना कंपाइल टाइम पे हो जाती है। ठीक है, जिसको कहते हैं, ये बस दिस इज एक्चुअली कॉल्ड कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म। क्यों? कंपाइल टाइम पे आपको पता लग जाएगा कि मैंने ये वाला कॉल करना है, ये वाला कॉल करना है। ठीक है, ठीक है, देयर आर सम पॉलीमॉर्फिज्म व्हिच आर कॉल्ड रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म। वो क्या है, अभी आपको बताते हैं। ठीक है, प्लीज जो कल की क्लास में नहीं आए थे वो थोड़ा सा गौर से देखें, बिकॉज यहां पे थोड़ा सा हम रिव्यू करेंगे। ठीक है, ऑल राइट, लुक एट दिस एग्जाम्पल। अब हमने क्या किया है, हमने ये रिपोर्ट टाइप का बनाया है। ओहो, हमने देखें क्या किया है, हमने रिपोर्ट टाइप का एक ऑब्जेक्ट बनाया है, एक फंक्शन बनाया है जिसमें एक एनिमल टाइप का क्या पास होता है, रेफरेंस पास होता है। और हम यहां पे कैट को भेजेंगे तो वो क्या करेगा? ठीक है, वो अभी अभी दोनों के लिए वो सेम आउटपुट करेगा, क्वेश्चन मार्क क्वेश्चन मार्क। लेकिन द मोमेंट विल गो इनटू राइट वर्चुअल, तो क्या हो जाएगा? अब अगर हम इस कोड को चलाएंगे तो क्या आउटपुट होगा? पहले वाले के लिए म्यू आउटपुट होगा, दूसरे वाले के लिए वो आउटपुट होगा। डज इट मेक सेंस? ठीक है, एंड लुक एट दिस एग्जांपल, सेम। इसके केस में क्या होगा कि अगेन हमने बनाई हुई है अरे, और अब ये पॉइंटर के थ्रू हम इसको एड्रेस थ्रू कर रहे हैं, और आउटपुट होगा क्या कि जो फ्रेड गार्बो, फ्रेड जो है वो क्योंकि बिल्ली है तो वो म्यू आउटपुट होगी, गार्बो जो है वो डॉग है, एंड सो ऑन। ठीक है, ऑल राइट। ये कुछ बड़ी जबरदस्त प्रैक्टिस लिखी हुई है और उसकी डिटेल बताई हुई है कि कंस्ट्रक्टर्स डिस्ट्रक्टर्स के अंदर आप डू नॉट कॉल वर्चुअल फंक्शंस फ्रॉम कंस्ट्रक्टर्स एंड डिस्ट्रक्टर्स। क्यों? थोड़ा सोचिएगा और थोड़ा पढ़ भी लीजिएगा, तो ये वो सवाल है जो कि आपके थ्योरी में आने हैं, और अगर कुछ चीज समझ में ना आए वो आप, मैं आपको उसके बाद ज्यादा डिटेल नहीं बता सकता। ठीक है,
आई एम मोर इंटरेस्टेड। अच्छा, ये क्विज भी आप कर लीजिएगा क्योंकि ये क्विज जो है वो आपका नेक्स्ट क्लास में लिया जाएगा। ठीक है, सो आई एम गोइंग फॉरवर्ड ए लिटिल बिट। ओके, ऑलराइट। There are two specifiers which you need to know. One is called final, one is called override. ठीक है। अच्छा, ये दोनों क्या चीजें हैं बैठो। अच्छा, ओवरराइड क्या चीज है? ओवरराइड का मतलब होता है बेटा कि ये देखें नहीं, ये मैं एक क्लास है ए और इस क्लास में देखें ये दो फंक्शन है और थोड़ा सा इसको देखें, ड्राइव को देखें। कैन यू सी ए प्रॉब्लम? कैन यू सी ए प्रॉब्लम? सॉरी, वो भी वर्चुअल तो मसला तो नहीं है। शाबाश। हुआ ये है कि गलती से जब आप, क्योंकि आपने हमने पिछली क्लास में देख लिया था कि आपके जो वर्चुअल फंक्शंस होते हैं वो आपको ड्राइव में जाकर दोबारा एक दफा उनकी प्रोटोटाइप लिखनी पड़ती है। लेकिन गलती से अगर आपने इसकी प्रोटोटाइप डिफरेंट लिख दी तो होगा क्या? होगा ये कि जो पिछली इंप्लीमेंटेशन है वो पिछली ही रहेगी। यहां पर बेसिकली आपने नए दो फंक्शंस इंट्रोड्यूस कर दिए। आपको ये बात समझ आ गई? तो कोई पॉलीमॉर्फिक बिहेवियर नहीं आएगा। जो आप एक्सपेक्ट कर रहे थे कि पॉलीमॉर्फिक बिहेवियर आएगा, लेकिन पॉलीमॉर्फिक बिहेवियर नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि आपने एसेंशियली क्या किया, उनकी डेफिनेशन को बदल दिया। जी बिल्कुल बेस केस में कवर करेगा। ठीक है, एंड दैट्स द प्रॉब्लम। ओके, और ये गलती से होता है अक्सर क्या, क्योंकि आपने हेडर फाइल अलग लिखनी पड़ती है, अगली हेडर फाइल आप अलग लिखते हैं। ठीक है जी, आ जाए जी आप मैदान में। देखें ये क्या कर रहा है, ये बेस केस से कॉल कर रहा है। ठीक है, अच्छा आप इधर आ जाए। व्हाट्स द हैक टू दिस, बल्कि व्हाट्स द फिक्स टू दिस, कि उन्होंने अब एक्चुअली क्या कर दिया है, उन्होंने कहा आप ऐसा करें, लिख दे साथ ओवरराइड, ये वर्ड लिख दें ओवरराइड। अब क्या हुआ, अब कंपाइल टाइम पे ये चेक करेगा भाई ये ओवरराइड होना चाहिए, मतलब देखिए एग्जैक्ट सेम डेफिनेशन ऊपर मौजूद होनी चाहिए। क्योंकि नहीं है, ये कंपाइल टाइम पे यहां पे पकड़ लेगा, ये कंपाइल टाइम पे भी यहां पे एरर पकड़ा जाएगा। आपको ये बात समझ आई? सो इट्स अ सेफ प्रोग्रामिंग प्रैक्टिस कि आप जितने भी वर्चुअल फंक्शन लिख रहे हैं उन्हें क्या करें, तो साथ ओवरराइड लिख दें। आपको ये बात समझ आई मैंने क्या बात की? ठीक है, तो अगर आप अब चलाएंगे तो ये कंपाइल टाइम पे ही यहां पे एरर आ जाएगा। ये देख रहे हैं यहां पे बता रहा है कंपाइल टाइम पे यहां पे एरर आ जाएगा। काइंडली चेक करके देख लीजिएगा कि ये क्या चीज है। ठीक है, ऑल राइट। अच्छा, एक और बड़ी जरूरी बात है और वो है देयर इज अनदर वेरी नाइस स्पेसिफायर कॉल्ड फाइनल स्पेसिफायर। अच्छा, फाइनल स्पेसिफायर क्या होता है? फाइनल स्पेसिफायर का आइडिया ये है कि देखें एक बिहेवियर था जिसको आप चाहते थे कि नीचे वाली क्लासें रीडिफाइन करें। ठीक है, ठीक है, उन्होंने रीडिफाइन कर दिया। अब फिर उनको उससे आने और नीचे आने वाली क्लासों ने दोबारा से रीडिफाइन कर दिया, उससे नीचे आने वाली क्लासों ने दोबारा से रीडिफाइन कर दिया। अब आप चाहते हैं ये वो बिहेवियर है जो मजीद रीडिफाइन नहीं होना। आपको ये बात समझ में, मैंने क्या बात की? अगर आप चाहते हैं कि ये एक ऐसा फंक्शन है जो एक ऐसा बिहेवियर है जो हम कहते हैं अगर अब आने वाली क्लासें इसको सिर्फ इनहेरिट करेंगी, इसको रीडिफाइन नहीं करेंगी। ये बात समझ आई? अगर आप ये चाहते हैं तो आप उस फंक्शन के एंड पे फाइनल लिखते हैं। फाइनल का मतलब यह है कि दिस इज द फाइनल इंप्लीमेंटेशन, इट विल नॉट गोइंग टू मूव फर्दर। यानी अगर आप उसको रीडिफाइन करने की कोशिश करेंगे तो एरर आएगा। ओके, सो हाउ टू डू दैट, कि अगर आप यहां पे फाइनल लिख देंगे तो अब इस लाइन पे कंपाइल टाइम एरर आएगा। ये देख रहे हैं, क्योंकि सी में आपने क्या किया है, जो कि बी से इनहेरिट हुई है उसको रीडिफाइन करने की कोशिश की है, उसने कहा नहीं अब आपको अलाउ नहीं है। ये बात समझ आ गई? मैंने कभी जिंदगी में इसको यूज नहीं किया, लेकिन हो सकता है आपको जरूरत पड़े। ठीक है, उन्होंने सी प्लस का नया फीचर जो ऐड किया। ठीक है, ठीक है जी। सो बाकी चीजें आप खुद पढ़ेंगे, क्विज भी आपको खुद देना चाहिए। ऑलराइट जी, ठीक है, जो ड्राइव क्लास है वो ओवरराइड लिखती है। ठीक है,
कि मैं उस वाले को ओवरराइड कर रहा हूं, ठीक है, जो पेरेंट में मैंने डिफाइन किया, ठीक है। अच्छा, पहला सवाल, इसको देखते तो हम बाद में, बल्कि शायद देखें भी ना, आपसे सवाल पूछते हैं, मुझे वर्चुअल डिस्ट्रक्टर की कब जरूरत पड़ सकती है? पॉइंटर इसको कैन यू एक्सप्लेन इन टर्म्स ऑफ चेस? हम्म हम्म, फॉर एग्जांपल हमारा फोन जो है वो कैप्चर होकर बाहर हो जाता है, तो हम स्क्रीन के थ्रू उसको निकालते ये बात सुनो, यानी बेसिकली आप चाहते हैं उसका ऑब्जेक्ट को डिस्ट्रॉय करना, क्योंकि न्यू से एलोकेशन हुई है ना सारों की, तो आप चाहते हैं उसको डिस्ट्रॉय करें, है ना। हो सकता है उसके अंदर कोई डायनामिक मेमोरी एलोकेशन हुई है, वैसे तो नहीं हुई हुई, परेशानी की बात नहीं है, लेकिन अगर फॉर एग्जांपल उसके अंदर कुछ डायनामिक मेमोरी एलोकेट हुई थी और आप चाहते हैं अब जब मैं इस पीस को डिलीट करूं तो एक्चुअली डिलीट क्या हो, डिलीट हो पॉन। आपको ये बात समझ में आ रही? इन दैट सेंस व्हाट डू यू वांट टू डू, आप अपने डिस्ट्रक्टर को वर्चुअल बना देंगे। तो क्लास हायरार्की के अंदर अगर डायनामिक मेमोरी एलोकेशन हो रही हैं, इट्स ए गुड प्रोग्रामिंग प्रैक्टिस कि आप क्या करें, क्योंकि होल्ड किया होगा पेरेंट ने, ठीक है ना, पेरेंट के पॉइंटर के थ्रू चीजें होल्ड हुई पड़ी होंगी। सो इट्स ए गुड प्रोग्रामिंग प्रैक्टिस कि आप अपने डिस्ट्रक्टर को वर्चुअल बनाएं। आपको ये बात समझ में आई? अगर आपकी क्लास हायरार्की है, इट्स ए गुड प्रोग्रामिंग प्रैक्टिस कि आप अपने डिस्ट्रक्टर को वर्चुअल बनाएं। बिल्कुल इसी तरह आपको इक्वल टू ऑपरेटर को भी वर्चुअल बनाना चाहिए। क्यों बनाना चाहिए? क्योंकि अगर आप एक पीस को दूसरे पीस के बराबर करना चाहते हैं और वो एक्चुअल पीस तो पीस नहीं है, वो पीस कौन सा है? वो पॉन हो सकता है, वो कुछ भी हो सकता है, मैं उसकी डुप्लीकेट कॉपी बनाना चाहता हूं और वो डीप कॉपी बनाना चाहता हूं। ये बात समझ? सो इट्स ए गुड प्रोग्रामिंग प्रैक्टिस कि अगर कोई डायनामिक मेमोरी एलोकेशन हुई है और वो नीचे हुई है, नीचे की हायरार्की के अंदर, तो आप ऑपरेटर इक्वल टू को भी क्या बनाए, वर्चुअल बनाए। आपको ये बात समझ आई मैंने क्या बात की? ठीक है, आई होप यू अंडरस्टैंड व्हाई आई एम सेइंग दिस। ओके, ठीक है, I will not going to cover this topic. You should read it by yourself. Okay. Let's move to the next topic, and that topic is okay. So वो लोग जो कल क्लास में नहीं आए थे, वो थोड़ा सा गौर से देखें, ठीक है? All right. Early binding and late binding. Look at this. ये एक प्रिंट वैल्यू फंक्शन है और वो प्रिंट वैल्यू फंक्शन को हम यहाँ पे कॉल कर रहे हैं। लाइन नंबर 10 पे कौन सा फंक्शन कॉल होगा? हाँ, ऑफ कोर्स जो लाइन नंबर 3 पे लिखा हुआ है, ठीक है। कंपाइलर को कंपाइल टाइम पे पता है कि लाइन नंबर 10 जब एग्जीक्यूट होनी है तो एसेंशियली ये लाइन नंबर 5 पे कॉल जानी है। दिस इज कॉल्ड कंपाइल टाइम पे पता होना, इसे कहते हैं अर्ली बाइंडिंग। ओके, ये देखें जी, ये हमने 4 फंक्शन बनाए, 3 फंक्शन बनाए, ऐड, सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लाई। ओके, लुक एट दिस। अब हमने एक इंट मेन बनाया और इसमें ये देखें जी, हमने 2 वेरिएबल बनाए, पहला नंबर इनपुट करवाया, दूसरा नंबर इनपुट करवाया, ठीक है, ऑपरेशन इनपुट करवाया, और ऑपरेशन इनपुट कराने के बाद हमने कहा अच्छा अगर केस 0 है तो ऐड होना है, केस 2 है तो क्या होना है। तो यहां पे लिखा हुआ है ना कि 0 का मतलब है ऐड, 1 का मतलब है सब्ट्रैक्ट, वगैरह वगैरह वगैरह, ठीक है। ये बात समझ आ गई? ये एसेंशियली हमने एक कैलकुलेटर टाइप चीज बनाई है, ठीक है, ये 2 नंबर लेता है, कैलकुलेशन करता है, रिजल्ट आउटपुट कर देता है। ये बात समझ आ गई? ठीक है जी। कंपाइलर को कंपाइल टाइम पे पता है कि मैंने कौन सा फंक्शन कॉल करना है, क्योंकि अगर केस 0 हुआ तो ऐड कॉल करेगा, केस 1 हुआ तो सब्ट्रैक्ट कॉल करेगा, केस 3 2 हुआ, आपको एग्जैक्टली हर लाइन पे पता है कौन सा फंक्शन कॉल करना है। ये बात समझ? ऑलराइट, लेट्स मूव फॉरवर्ड। लेट बाइंडिंग। ऑलराइट,
Look at this. What do? You do this. You declare. अच्छा, जो कल की क्लास में हमने देखा था कि आपका जो फंक्शन होता है वो एक्चुअली एक एड्रेस होता है। आपका जो फंक्शन होता है वो एक एड्रेस होता है। ओके, और आप वो एड्रेस भी किसी पॉइंटर को असाइन कर सकते हैं। ओके, और उसके लिए जो हम फंक्शन पॉइंटर बनाते हैं वो कैसे बनाते हैं कि अगर फॉर एग्जांपल कोई फंक्शन है, लेट्स से ऐड, और इसके अंदर ये दो आर्गुमेंट जा रहे हैं, इंट ए और इंट बी, और इसकी रिटर्न टाइप जो है वो भी एक इंटीजर है। ठीक है, सो अगर आप एक पॉइंटर बनाना चाहते हैं जो कि इसकी तरफ पॉइंट करे, सो हाउ टू मेक दैट पॉइंटर। सो जनरल आइडिया ये है कि यहां पे आप लिखते हैं स्टैटिक फंक्शन पॉइंटर। ओके, और जो इस फंक्शन की रिटर्न टाइप है वो यहां आती है। और यहां पे ब्रैकेट में लिखते हैं जो कि इसके पैरामीटर लिस्ट की डेटा टाइप है, यानी टाइप 1, टाइप 2 एंड सो ऑन। सो अगर मैं चाहता हूं कि एक फंक्शन बनाए जो कि ऐड की तरफ, एक पॉइंटर बनाए जो कि ऐड की तरफ पॉइंट करे, द वे टू डू दैट इज कि आप लिखते हैं स्टैटिक फंक्शन पॉइंटर। इसकी रिटर्न टाइप क्या है जी? इंटीजर। और यहां पे इसको इंटीजर पास होता है और इंटीजर पास होता है। ओके, और आप चाहें तो इसकी इनिशियलाइजेशन कर सकते हैं, यहां पे इज इक्वल टू ऐड लिख दें। ठीक है, या आप ये मेंबर इनिशियलाइजेशन लिस्ट के थ्रू जाके यहां पे ऐड, ये बात समझ। ठीक है, सो बेसिकली ये क्या बना है? ये एक फंक्शन पॉइंटर बना है जिसमें अब अगर फॉर एग्जांपल मैं लिखूं fptr 23, तो एक्चुअली दिस लाइन विल गोइंग टू कॉल ऐड फंक्शन। ये बात समझ। और मजे की बात यह है कि ये पॉइंटर मैं किसी और फंक्शन में भी पास कर सकता हूं। डज इट मेक सेंस? जिसका मतलब क्या है, मैं कोड को कोड पास कर रहा हूं। दिस इज नॉट अ स्मॉल थिंग, दिस इज अ बिग थिंग। ओके, ये बात समझ आ गई? सो यहां पे क्या होगा, यहां पर जब मैं ये जो भी मैंने फंक्शन पॉइंटर बनाया है उस पर अगर मैं 5 3 पास करूंगा तो एसेंशियली इस लाइन के ऊपर ही ऐड फंक्शन कॉल होगा। ठीक है, नाउ लुक एट दिस इन ए डिफरेंट सेटिंग, और इसका हम एग्जांपल देखते हैं अगेन कैलकुलेटर। बट नाउ द थिंग इज, ये ऊपर वाले चीजें तो सेम ही है जो हमने लिखी है। ठीक है, लुक एट दिस थिंग। नाउ प्लीज लुक एट दिस पार्ट, ये लाइन नंबर 36 से लेकर ये इस पार्ट को देखिए। अब अगर आप देखें तो लाइन नंबर 38 होती है, 39 होती है या 40 होती है, इससे में फंक्शन कॉल नहीं हो रहा, ये असाइनमेंट हो रही है। असाइनमेंट में क्या हो रहा है, इस पॉइंटर को या ऐड असाइन होगा या सब्ट्रैक्ट असाइन होगा या मल्टीप्लाई असाइन होगा, इनमें से कोई एक वैल्यू असाइन होगी। और लुक एट दिस लाइन, लाइन नंबर 48। लाइन नंबर 48 पे मैं एक्चुअली फंक्शन कॉल कर रहा हूं। अब सवाल ये, कौन सा फंक्शन कॉल हो रहा है? जो हमने वहां पे सिलेक्शन किया। कंपाइलर को नहीं पता कि इस लाइन पे कौन सा फंक्शन कॉल होना है। कंपाइल टाइम पे उसको नहीं पता कि कौन सा फंक्शन कॉल होना है। पिछली एग्जांपल जो हमने देखी थी उसमें कंपाइल टाइम पे पता था उसको कि अगर यहां पे होगा तो ऐड कॉल होगा, यहां पे होगा तो सब्ट्रैक्ट कॉल होगा, क्योंकि वहां पे फंक्शन कॉल हुए थे। यहां पर फंक्शन कॉल हुआ है 48 पे, लेकिन कौन सा फंक्शन कॉल हुआ है हमें नहीं पता। दिस इज एक्चुअली कॉल्ड लेट बाइंडिंग। ओके, दिस इज एक्चुअली कॉल्ड लेट बाइंडिंग। ये बात समझ आ गई? ये बात समझ आ गई? ठीक है, सो फार सो गुड। ठीक है, before I move to the next topic, let me try to explain it in my way first, then we'll going to see कि बुक वाले ने कैसे बताया हुआ है। ठीक है, now look at this। जब हम क्लास हायरार्की बनाते हैं तो होता यह है कि लेट्स से कि ये मेरी क्लास है।
और इस क्लास में लेट्स से ये कुछ पार्ट तो ये क्या है, ये कुछ एट्रीब्यूट्स हैं, लेट्स से A1 है, A2 है, A3 है और A4 है, ठीक है। तो यहां पर मेरे कुछ फंक्शन हैं, लेट्स से F1 फंक्शन है, F2 फंक्शन है, F3 फंक्शन, ठीक है। और ये मेरा एक और फंक्शन भी है जो VF1 है, VF2 है, VF3 है। अच्छा, इसमें और इसमें फर्क क्या है, ये वर्चुअल फंक्शन है, ओके। लेकिन ये वाले फंक्शन जो F1 F2 F3 ये मेरे वर्चुअल फंक्शन नहीं है, ओके। ऑलराइट, ये मेरी थी बेस क्लास और ये नीचे एक ड्राइव क्लास बनी हुई है। और ड्राइव क्लास में क्या है, ड्राइव क्लास ये लेट्स से D1 क्लास है और D1 क्लास ने में लेट्स से अगेन इसने F1 बनाया, इसने भी F1 फंक्शन बनाया, लेकिन और लेट्स से F2 बनाया और F3 बनाया और सिर्फ VF2 बना दिया। तो सवाल को समझे मैं क्या कहना चाह रहा हूं, ठीक है। अच्छा, F1 F2 F3 यहां पर रीडिक्लेयर हुए हैं, रीडिफाइन भी हुए हैं, लेकिन अगर मैं बेस क्लास का पॉइंटर लूं, ठीक है, और उसको पॉइंट करवाऊं D1 के ऑब्जेक्ट की तरफ, ओके, यानी कि मैं क्या कर रहा हूं बेटा, मैं कर रहा हूं, मैं बेस क्लास का पॉइंटर लूं BPTR और इसको कोई ऑब्जेक्ट असाइन करता हूं D1 ऑब्जेक्ट का, क्या एड्रेस। अब सवाल यह है कि अगर मैं BPTR का एरो लूंगा, क्या अगर मैं एरो कॉल करूं F1, कौन सा कॉल होगा, बेस से कॉल होगा। क्यों बेस से कॉल होगा, क्योंकि वो वर्चुअल डिक्लेयर नहीं है जी। अगर मैं BPTR के थ्रू VF2 कॉल करूं तो क्या कॉल होगा, बेस ही कॉल होगा। अगर मैं BPTR के थ्रू कॉल कर दूं VF2 तो किसे कॉल होगा, ये ड्राइव पे कॉल होगा, ठीक है। और अगर मैं कह दूं BPTR के थ्रू VF1 तो किसे कॉल होगा, बेस से कॉल, क्योंकि मैंने उसको रीडिफाइन नहीं किया, ओके। ऑलराइट, व्हाट हैपेंस इज द फॉलोइंग, या लास्ट रो, प्लीज लुक एट द बोर्ड। व्हाट हैपेंस इज कि एक्चुअली क्लास हायरार्की में होता क्या है, होता कुछ यूं है कि जब आपकी बेस क्लास, एक मैं छोटी सी और बात बता दूं, ये आपकी थी बेस क्लास और ये आपकी थी कोई ड्राइव क्लास, ठीक है। एक बात याद रखें कि जब मैं ड्राइव क्लास का कोई ऑब्जेक्ट बनाता हूं तो एसेंशियली जो उसकी तस्वीर होती है ना वो कुछ ऐसे होती है कि ये ओबीजे बनता है, ये बेसिकली जो ऑब्जेक्ट होता है ना ये डी क्लास का ऑब्जेक्ट होता है और इसके अंदर एक पोर्शन होता है जो किसका होता है, ये बेस क्लास का ऑब्जेक्ट था। ये बात समझा। अब एक बात सुने गौर से, व्हाट हैपेंस इज कि ये जो ड्राइव क्लास होती है ना, ये जो ड्राइव क्लास होती है, इस क्लास का जो ऑब्जेक्ट होता है ना, इस ऑब्जेक्ट के अंदर ऑफ कोर्स साइज में A1 A2 A3 A4 तो होते ही होते हैं, ठीक है। ये मैं इसका ऑब्जेक्ट बना रहा हूं, फिजिकली ऑब्जेक्ट बना रहा हूं, साथ उसके एक बड़ी खूबसूरत चीज और होती है और वो होती है, गौर से देखिएगा, वो होती है एक पॉइंटर होता है जिसका नाम होता है VPTR, ठीक है। क्या होता है, VPTR। और इस VPTR में, ये VPTR पता है किस तरफ पॉइंट कर रहा होता है, ये एक टेबल की तरफ पॉइंट कर रहा होता है जिसे कहते हैं वर्चुअल टेबल। और इस वर्चुअल टेबल में एक्चुअली उतनी एंट्रीज होती हैं
जितने वर्चुअल फंक्शंस होते हैं। मतलब ये कि इधर एक्चुअली फंक्शन पॉइंटर्स पड़े होते हैं और यहां पे पड़ा होता है कि ये पॉइंट कर रहा है किसी तरफ, इसकी तरफ, ये पॉइंट कर रहा है इसकी तरफ, ये पॉइंट कर रहा है इसकी तरफ, इसकी तरफ। ये बात सुन, आप समझ लें कि ये इसमें जो एड्रेसेस पड़े होंगे उसके एड्रेस पड़े होंगे कोड सेगमेंट में, इन इंप्लीमेंटेशन के एड्रेसेस पड़े होंगे इस जगह पर। ठीक है, नाउ लुक एट दिस, व्हाट हैपेंस इज द फॉलोइंग कि ये जो D1 क्लास है का जब हम ऑब्जेक्ट बनाते हैं तो इसके ये अब डी क्लास का ऑब्जेक्ट है। ठीक है, ऑल राइट। इसके अंदर मौजूद है कौन सा वाला ऑब्जेक्ट, बेस क्लास का ऑब्जेक्ट। जिसका मतलब इसके अंदर क्या पड़ा हुआ, इसके अंदर A1 भी पड़ा हुआ, A2 भी पड़ा हुआ, A3 भी पड़ा हुआ और A4 भी पड़ा हुआ। साथ एक और बात भी, इसके अंदर एक VPTR भी पड़ा हुआ। ठीक है, अब्दुल्ला, बिलाल, क्या हुआ यार, आपको क्या हुआ, ये आपके साथ बैठे हुए हैं, आपको मुसलसल हंसी आ रही है, वजह बताएं यार, ऐसे ना करें प्लीज। ये VPTR है, ओके। ये VPTR अपने टेबल की तरफ पॉइंट कर रहा होता है, ओके। अब एक बात सुने गौर से, और ऑफ कोर्स ये वही टेबल है जो किसका टेबल है, जो यहां पर ये वाला टेबल था। ठीक है, लेकिन व्हाट हैपेंस इज कि जब हम कहते हैं ना, जब हम जब हम D1 ऑब्जेक्ट बनाते हैं, जब हम D1 ऑब्जेक्ट बनाते हैं, किसका ऑब्जेक्ट है, ये D1 क्लास का ऑब्जेक्ट है। लेकिन जो D1 ऑब्जेक्ट जब बनता है तो साथ वो एक और काम भी करता है, वो ये कि क्योंकि ये जो ऑब्जेक्ट है ये किसका ऑब्जेक्ट है, वो ड्राइव का ऑब्जेक्ट है। वो साथ एक काम करता है कि इस टेबल के अंदर जिस जिस फंक्शन को वो रीडिफाइन करता है, किसको इसने रीडिफाइन किया, हाँ, VF2 को रीडिफाइन किया है ना, VF2 को रीडिफाइन किया। तो सिर्फ ये VF2 वाली जो एंट्री है ना, उसका पॉइंटर जो है, उसका जो पॉइंटर है ना, वो इस तरफ पॉइंट करता है। जो बाकी दो पॉइंटर हैं वो दोनों के दोनों ये जिसको पॉइंट कर रहे थे उसी को पॉइंट करते रहेंगे। क्यों, कौन कह रहा है, क्या समझ नहीं आ रही, बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स हो गया, होता है ऐसे ही है। बिल्कुल ऐसे। या ड्राइव के अपने पास एक विजुअल पॉइंटर हो सकता है, वो उसकी ड्राइव बस एक विजुअल पॉइंटर की वैल्यू बदल देगा। बेटा इसमें एक छोटा सा दोबारा देख लेते, मैंने बेटा सिंपल सी क्या बात की है कि लेट्स से कि ये मेरी एक बेस क्लास है। ठीक है, इसके अंदर बेटा जो मेरे एट्रीब्यूट्स थे वो तो वैसे ही रहेंगे। ठीक है, लेट्स से इसके अंदर मैंने फंक्शन बनाया F1 F2। ठीक है, इनका तो कुछ भी नहीं होना,
ठीक है, आई होप एवरीबडी अंडरस्टैंड। ओके, सो फार सो गुड। ठीक है, अच्छा अब आपको मैं एक बात बताता हूं। सो लास्ट टाइम जब मैंने सवाल दिया था, वो सवाल क्या था एग्जाम के अंदर, मिड टर्म मिड 3 जो हुआ था, मेक द क्लास डायग्राम ऑफ योर चेस क्लास, मेक द virtual टेबल डायग्राम ऑफ योर चेस गेम। मतलब क्या है कि आपकी पीस की हायरार्की होगी, उसमें जो जो विजुअल फंक्शंस होंगे वो उससे करस्पॉन्डिंग होगी, और जब ड्राइव क्लास आएगी तो ड्राइव क्लास में जो जो फंक्शंस आपने रीडिफाइन किए हैं वो उससे करस्पॉन्डिंग ऊपर पॉइंट करेंगे। जी सर वो एक मतलब डिराइव क्लास में वो सेम एक फंक्शन है जो सेम फंक्शन सेम ही है, तो जो जो फंक्शन आपने रीडिफाइन किए होंगे उनके करस्पॉन्डिंग उनका टेबल अलग अलग होगा। हर ऑब्जेक्ट का वर्चुअल टेबल अलग अलग होता है, हर क्लास का वर्चुअल टेबल आप समझने अलग अलग। देखो सारे एक को इम्पोर्ट कर रहे हैं, बिल्कुल, इसको जो जो सारे के नाम बताएंगे, जो इसका पीस का ऑब्जेक्ट होगा वो इस तरह पॉइंट करा हुआ, इस वाले का इधर पॉइंट करा हुआ, तो वो आइडेंटिफाई कैसे करता है कि भाई कौन को call प्लीज करना है, बात सुने, किसको प्लीज call बात सुने, प्लीज बात सुने। जी बताइए क्या कह रहे वो हैं, identify- बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, प्लीज सुने। वो आइडेंटिफाई कैसे करता है कि वो कौन है कि चीज है। शाबाश। इमेजिन दिस कि बेटा आपके पास तो था पीस का पॉइंटर, ठीक है ना, आपने पीस के पॉइंटर की 8 बाय 8 की अरे बनाई हुई थी, है ना, और आपने क्या किया, जो इनिट फंक्शन था उसके अंदर जाके हर एंट्री को जाके इनिशियलाइज कर दिया, यानी 0 0 पे जाके फॉर एग्जांपल आपने कहा न्यू कर दो क्या रोक वगैरह वगैरह। ओके, ऐसे ही है ना। अब आप करते क्या हैं, अब आप कहते हैं कि पी एरो, फॉर एग्जांपल आपने इसका कोई भी लीगल कॉल इज लीगल, ठीक है, पी कौन सा है जी, मैंने कोई भी आर आई दिया और यहां पे सी आई दिया, ठीक है, और मैंने कहा इसका इज लीगल कॉल करो, ठीक है। अब इस जगह पे पड़ा हुआ जो पीस है उसकी अगर मैं तस्वीर देखूं तो एसेंशियली तो वहां पे कोई ऑब्जेक्ट पड़ा हुआ है, वो ऑब्जेक्ट बेसिकली हमारे पास क्या है, ये जो पीस है, ये जो आर आई सी पे पड़ा है, वो तो सिंपल एक पॉइंटर है। कितने बाइट का पॉइंटर है, 4 बाइट का पॉइंटर। इसके ये किसकी तरफ पॉइंट कर रहा है, ये एक्चुअली किसी ऑब्जेक्ट की तरफ पॉइंट कर रहा है, और वो ऑब्जेक्ट कौन सा, फॉर एग्जांपल पॉन का है या किंग का है वगैरह, लेट्स से किंग का है, तो किंग के अंदर भी एक पोर्शन होगा, और वो कौन सा पोर्शन होगा, पीस वाला पोर्शन होगा, उसके अंदर आपके वो रो और इंडेक्स कॉलम इंडेक्स वगैरह वगैरह पड़े में, और इसके अंदर एक वी टेबल पड़ा हुआ है, वी टेबल का पॉइंटर पड़ा हुआ है, ठीक है। अब क्या होता है, ये जो जब आप कहते हैं ना इज लीगल कॉल करो, तो इज लीगल क्योंकि वर्चुअल फंक्शन है, तो ये वीपीटीआर पे, वीपीटीआर का जो उसके करस्पॉन्डिंग टेबल होगा, जो वी टेबल होगा, उसकी वो देखेगा कि जो इज लीगल है उसकी एंट्री किसकी पड़ेगी। यहां पर जो इज लीगल है, क्योंकि वो पॉन का ऑब्जेक्ट है, तो जो उसका इज लीगल है वो कौन सा पॉन का, डज इट मेक सेंस? ठीक, ये स्टोरी आपको क्रिस्टली क्लियर होनी चाहिए, क्योंकि मैं आपको बता, हाँ किसने बोला बेटा पीस के फॉर्म में मुझसे मत पूछना, क्योंकि ये आपका काम है। हाँ, आपको ये समझ नहीं आई तो आप पूछ सकते, ठीक है। इसको दोबारा एक्सप्लेन करना, दोबारा एक्सप्लेन, या आपके नोट्स जो बुक पे है अगर वो एक्सप्लेन करना आप करें। प्रोजेक्ट के फॉर्म में कैसे आप खुद बनाएंगे, ये आपका पार्ट है जमा करवाना, ठीक है, ये आपने बगैर तस्वीर के साथ जमा करवाना है, कैसे, ये हमारा ये टेबल जी, ये पूछना तो मैं बता सकता हूँ, ठीक है। सो फार सो गुड, एनी क्वेश्चन, एनी क्वेश्चन, ऑलराइट, थोड़ा सा तेज पढ़ रहे हैं। ये कुछ चीजें जो कि ना इंटरव्यूज के पर्सपेक्टिव से पूछी जाती हैं अक्सर, और
थोड़ा कि जावा के पर्सपेक्टिव से भी आपको मैं कुछ थोड़ी सी बात बताऊंगा, जावा या सी शार्प, ठीक है, क्योंकि वहां पर ये क्योंकि हैं तो फूड के आइडियाज, हर लैंग्वेज इसको डिफरेंट तरीके से इंप्लीमेंट करती है, ठीक है। अच्छा ये देखिए, व्हाट आर प्योर वर्चुअल फंक्शंस? देयर आर फंक्शंस जिनको आप पेरेंट लेवल पे डिफाइन नहीं कर सकते, और बिल्कुल भी डिफाइन नहीं कर सकते। जैसे एनिमल का स्पीक फंक्शन, ठीक है ना, वो कोई स्पीक नहीं करता, वो बता भी नहीं सकता। चेस का इज लीगल फंक्शन, जो पीस का इज लीगल फंक्शन है वो नहीं डिफाइन कर सकता। पीस का ड्रॉ फंक्शन नहीं डिफाइन कर सकता, लेकिन ड्रॉ फंक्शन है। आई होप एवरीबॉडी अंडरस्टैंड, ठीक है। इट्स ए गुड प्रोग्रामिंग प्रैक्टिस कि आप क्या करते हैं, उन फंक्शंस को इक्वल टू जीरो कर देते हैं, वर्चुअल भी बना देते हैं ताकि पॉलीमॉर्फिक बिहेवियर आ जाए, उनको इक्वल टू जीरो करते हैं। जैसे इक्वल टू जीरो करते हैं वो एक्चुअली क्या बन जाते हैं, प्योर वर्चुअल फंक्शन। क्या बन जाते हैं, प्योर वर्चुअल फंक्शन। और उसके नतीजे में इमीडिएटली एक चीज होती है, वो ये कि वो जो क्लास होती है वो एब्स्ट्रैक्ट क्लास बनती है, ओके। उसके नतीजे में क्या होता है, वो जो क्लास होती है जिसके अंदर एक प्योर वर्चुअल फंक्शन होता है, वो इमीडिएटली क्या बन जाती है, एक एब्स्ट्रैक्ट क्लास बनती है। अच्छा, व्हाट इज एन एब्स्ट्रैक्ट क्लास? एब्स्ट्रैक्ट क्लास का कभी ऑब्जेक्ट नहीं बन सकता, एनिमल क्लास का कोई ऑब्जेक्ट नहीं, पीस क्लास का कोई ऑब्जेक्ट नहीं। ऑब्जेक्ट किसका होता है, उसकी ड्राइव क्लास होता है। और कौन सी ड्राइव क्लास का होता है, जो उसके प्योर वर्चुअल फंक्शंस को डिफाइन करते हैं। ये बात सुन रहे? और एक बात याद रखिए, जब भी कोई बेस क्लास से कोई ड्राइव क्लास ड्राइव होती है, उसके ऊपर लाजिम है कि वो उनके प्योर वर्चुअल फंक्शंस को डिफाइन करे, और खबरदार इक्वल टू जीरो ना लिखे। क्यों? क्योंकि अगर इक्वल टू जीरो लिख दिया तो वो क्लास भी क्या बन जाएगी, प्योर वर्चुअल क्लास। और अगर आप उस क्लास के उस फंक्शन को डिफाइन करना भूल जाएं तो अगेन आपको उस ऑब्जेक्ट बनाने नहीं देगा। और आपकी चेस में कुछ बच्चों के ये मसले आ भी रहे थे कि उन्होंने ऊपर जाके इक्वल टू जीरो कर दिया, क्योंकि मैंने कहा था इक्वल टू जीरो कर दे, ठीक है। और उसका नतीजा ये होगा कि नीचे वाला ऑब्जेक्ट का अभी तक इस ड्रॉ बनाया नहीं है सर जी, ये तो अभी तक ड्रॉ की तो जरूरत नहीं है, अभी तो इनिशियलाइज तो करते हैं, इनिशियलाइज नहीं हो रहा। क्यों? क्योंकि आपने तक इस ड्रॉ नहीं बनाया, ठीक है जी बेटा। बिल्कुल, ये बात सुन लें, ये बहुत जरूरी बात है। दोबारा पूछो। अगर हमारी बेस क्लास है, इसमें कुछ फंक्शंस जो हैं वो प्योर वर्चुअल हैं, कुछ सिर्फ वर्चुअल हैं, और कुछ वर्चुअल नहीं है, ठीक है। तो क्या हमें उसको एब्स्ट्रैक्ट करना चाहिए? बिल्कुल एब्स्ट्रैक्ट करते हैं, उसको भी एब्स्ट्रैक्ट क्लास करते हैं। ये बात समझ, आपको ये बात समझ आई मैंने क्या बात की है, ठीक है। अब मैं आपको एक बात बताता हूं, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एन एब्स्ट्रैक्ट क्लास एंड एन इंटरफेस क्लास? इंटरफेस क्लास इज ए क्लास जिसके तमाम फंक्शन प्योर वर्चुअल, दैट्स एन एब्स्ट्रैक्ट, दैट्स एन इंटरफेस क्लास, ओके। आपकी बात समझ आई? जावा में तो बाकायदा जिस तरह क्लास डिक्लेयर करते हैं इस तरह आप इंटरफेस डिक्लेयर कर सकते हैं, जिस तरह माउस का एक इंटरफेस है। और अगर आपकी क्लास माउस का इंटरफेस इंप्लीमेंट करेगी तो C++ में तो हम सिंपल कहते हैं कि ये माउस के इंटरफेस को इनहेरिट करती है, लेकिन जावा के अंदर उसका सिंटैक्स ये होता है कि आप कोई भी क्लास बनाते और आप कहते हैं दिस, आसान लिखते हैं इंप्लीमेंट्स माउस इंटरफेस। इंप्लीमेंट माउस इंटरफेस का मतलब क्या है? अब इस माउस इंटरफेस के अंदर कुछ फंक्शंस हैं, जैसे लेफ्ट क्लिक, राइट क्लिक, मिडल क्लिक, ये 3 फंक्शन हैं, उसको उस क्लास को ये तीनों फंक्शंस इंप्लीमेंट करने पड़ेंगे, चाहे वो उसमें कुछ भी ना करे, लेकिन अब उसको रीडिफाइन करना पड़ेगा। अदरवाइज क्या हो जाएगा, वो कहेगा भाई आपने एक इंटरफेस कहा है मैं डिक्लेयर करूंगा, वो इंटरफेस तो आपने इंप्लीमेंट नहीं किया। ये बात समझ, ठीक है। सिमिलरली अगर आप एक इंटरफेस C++ में उसको कैसे करते हैं, आप C++ में आपने क्लास बनाई, ठीक है, उस क्लास में आपके जो भी फंक्शंस हैं वो सारे के सारे फंक्शंस क्या हैं, वो प्योर वर्चुअल, ठीक है। बाय द वे
जावा के अंदर जो इंटरफेस क्लास होती है, जो इंटरफेस होता है, उसके अंदर एट्रीब्यूट्स नहीं होते। लेकिन सी प्लस प्लस के अंदर जो आपकी जो इंटरफेस क्लास अगर आप बना रहे हैं तो उसमें एट्रीब्यूट्स हो सकते हैं। दैट्स अ स्लाइट डिफरेंस बिटवीन द टू। ठीक है, ऑलराइट। ये वो चीजें जो कि आपको आपने इवन जावा इंप्लीमेंटेशन ना भी की हो, सी शार्प में इंप्लीमेंटेशन ना भी की हो, आपको ये चीजें पता होनी चाहिए। क्योंकि इंटरव्यूअर पूछता है, उनके पास शौक होता है पूछने का ना कि ये यार इंटरफेस में फर्क क्या है। क्यों? क्योंकि एक्चुअली ये ऊप की चीज है, ये ऊप के डिजाइन प्रिंसिपल है। अगर आपको डिजाइन प्रिंसिपल से पता है तो इट डजंट मैटर कि फलानी लैंग्वेज में या फाइनल में है, आपको इसका मतलब पता होना चाहिए। बात समझ? ठीक है, नीचे एग्जांपल्स हैं, उसको पूरा एक्सप्लेन किया हुआ है। आई बिलीव कि ये आप खुद कर लेंगे। लेकिन खैर ये देखें, ये इसने बेस क्लास बनाई, इसमें इसने इक्वल टू 0 कर दिया। ठीक है, और इसके नतीजे में क्या होगा? अब अगर आप बेस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो वो कहेगा भाई कांट इंस्टेंशिएट एन एब्स्ट्रैक्ट क्लास ऑब्जेक्ट। ये इस लाइन पे है। ठीक है, एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात, हाँ आप इसका पॉइंटर बना सकते हैं। ठीक है, बेस क्लास का पॉइंटर बनाया जा सकता है। ये एनिमल क्लास है, इसका इसने ये जो स्पीक फंक्शन था, ये देखिए जी, प्योर वर्चुअल भी बना। अच्छा अब यहां इसने ये बनाया था ना, अब वो क्या करता है, अब वो नई क्लास बनाता है, इसमें वो स्पीक फंक्शन को क्या कर देता है, इक्वल टू 0 कर देता है। इक्वल टू 0 का मतलब क्या है? इक्वल टू 0 का मतलब क्या है? प्योर वर्चुअल क्लास बन गई, अब इसका ऑब्जेक्ट बनना ही नहीं। ठीक है, और आप ड्राइव क्लास में आके उनको वो रीडिफाइन। अच्छा अगर आप गलती से फॉरगॉट कर दें, अगर गलती से आप उसका स्पीक फंक्शन डिफाइन करना भूल जाए, और अब अगर आप स्कैन क्लास का ऑब्जेक्ट बनाने की यहां पर एरर होगा। काउ इज एन एब्स्ट्रैक्ट क्लास, यू कांट मेक द ऑब्जेक्ट ऑफ दैट क्लास। ठीक है, ये एरर आएगा, काउ कैन नॉट इंस्टेंशिएट एब्स्ट्रैक्ट क्लास। जी बेटा, एब्स्ट्रैक्ट क्लास के अंदर ऐसा हो सकता है कि कुछ फंक्शंस हों जिनकी मैं इंप्लीमेंटेशन दे दूं। ठीक है, कुछ फंक्शंस हों जिनकी मैं इंप्लीमेंटेशन ना दे सकूं। ठीक है, दैट्स ए एब्स्ट्रैक्ट क्लास। ओके, इंटरफेस क्लास होती है जिस पे किसी भी फंक्शन की मैं इंप्लीमेंटेशन नहीं दे सकता। ठीक जी, क्या बात है, ये बात सुन रहा है? ठीक है, यानी वो उसकी एक स्पेसिफिक एग्जांपल है। ठीक है, सब तक ठीक, ऑल राइट जी। तो ये उसने काउ क्लास बनाई है, फिर अभी जब उसने उसको बेसिकली ओवरराइड किया तो ओवरराइड करके साथ ही आ गया। इट्स ए गुड प्रोग्रामिंग प्रैक्टिस कि आप काइंडली इसको ओवरराइड लिखें। ठीक है, ऑल राइट। एक चीज बस बाकी बैठ गई, बाकी आप कुछ चीजें करेंगे, प्लीज ये आप पढ़ लीजिएगा। प्लीज बात आपको याद है इनहेरिटेंस के अंदर वी रेड अबाउट दिस डायमंड प्रॉब्लम। क्या था डायमंड प्रॉब्लम? एक जब मल्टीपल इनहेरिटेंस होती है तो एक प्रॉब्लम होती है। ठीक है, अच्छा मजे की बात, तो बेसिकली से ये देखा, पावर डिवाइस की क्लास बनाई, जैसे स्कैनर बनाया जो कि अगेन एक पावर डिवाइस है, और प्रिंटर बनाया, स्कैनर बनाया और प्रिंटर बनाया, और फिर इसने कॉपियर बनाया जो कि स्कैनर और प्रिंटर दोनों से इनहेरिट हो रहा है। ओके, और अब इसका मसला क्या हो गया? मसला ये हो गया कि अब अगर फॉर एग्जांपल जो पावर डिवाइस के अंदर कोई एट्रीब्यूट था और मैंने उसे एक्सेस करना था तो मैं उसे एक्सेस नहीं कर सकता। ठीक है, क्यों? कंफ्यूजन है। द वे टू डू दैट इज कि आप एक काम करते हैं, सॉरी आपको क्लास का नाम लेकर करना पड़ेगा। ठीक है, अब जो मजे की बात है इसको वर्चुअल इनहेरिटेंस करना, वो ये कि आप करते हैं, आप कहते हैं कि मैं इसे वर्चुअली इनहेरिट कर रहा हूं, मैं इसे वर्चुअली इनहेरिट कर रहा हूं। ठीक है, और इन दोनों क्लासेस जब मैं इनहेरिट करूंगा, नाउ द डायमंड प्रॉब्लम इज सॉल्व्ड। कैसे करता है मुझे भी नहीं पता। ठीक है, क्योंकि कभी जरूरत नहीं पड़ी। ठीक है, तो प्लीज रीड अबाउट इट, वर्चुअल
वर्चुअल इनहेरिटेंस जो है ये डायमंड प्रॉब्लम उसको सॉल्व कर देती है, ठीक है। और आपको क्लास का नाम कॉल लिख के जरूरत नहीं पड़ेगी, वो खुद ही हैंडल कर लो। सर आप कह रहे हैं डायमंड प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है, तो वो कौन सा पाथ पे चूज करता है? नहीं पता, क्योंकि चूज तो ऊपर वाला ही करना ना, तो वो चूज कर, ठीक है। वो जंप मार के पहुंच, ये सही कह रहा है, हो सकता है जंप मार के ही पहुंच देता हूँ। जिस तरह से हमने वर्चुअल टेबल बना के किया था ना, बिल्कुल उसी तरह से हो सकता है उसने उसको बाईपास कर देता हूँ, ठीक। प्लीज समझ जाए, प्लीज समझ जाए। एक आखिर चीज बतानी, अच्छा ये ऑब्जेक्ट स्लाइसिंग मैं पहले बता चुका हूं। ऑब्जेक्ट स्लाइसिंग यही होती है कि जब मैं किसी भी बेस क्लास के ऑब्जेक्ट को ड्राइव क्लास का ऑब्जेक्ट असाइन करता हूं, ठीक है। बेस क्लास के ऑब्जेक्ट को, ये देखें, ये मेरा है ड्राइव क्लास का ऑब्जेक्ट, ठीक है, जिसको मैं डी ओबीजे कह देता हूं। और ये मेरा है बेस क्लास का ऑब्जेक्ट जो इतना सा था, ठीक है। तो सवाल है, जब मैं इसको इज इक्वल टू करता हूं तो क्या होता यह है कि डी ओबीजेएस के अंदर ये वाला ओबीजे पड़ा होता है, जो उसका बेस क्लास का ऑब्जेक्ट पड़ा होता है, इसका स्लाइस पड़ा होता है। सो एक्चुअली व्हाट इज ऑब्जेक्ट स्लाइसिंग? वो कुछ भी नहीं करता, जब मैं इसको इक्वल टू असाइन करता हूं तो ये वाला स्लाइस उठा के इसको डुप्लीकेट करता हूं। Does it make sense? Does it make sense? ठीक है, so far so good, ठीक है। So this is actually called object slicing. Read about it by yourself. खामोश खामोश खामोश, ठीक है, एक मिनट रुक जाओ। This is the topic I wanted you to read. Okay? What is dynamic and static casting? This is one question which will go to a part होगा जो कि आपके फाइल एग्जाम में और आपके थर्ड फाइल मिडटर्म में आएगा। ओके, what is dynamic casting? Okay, what is dynamic casting? Okay, and what is static casting? All right, imagine बेटा कि ये आपकी एक बेस क्लास है, ये की ड्राइव क्लास है। ओके, आप कुछ इस तरह का काम करना चाहते हैं क्या? कि लेट्स से ये मैंने क्लास बनाया, इसका नाम है गेट ऑब्जेक्ट, ठीक है। ये एक फंक्शन बनाया, इसको अगर ट्रू पास करें तो ये ड्राइव क्लास का ऑब्जेक्ट रिटर्न कर देता है, वरना ये बेस क्लास का ऑब्जेक्ट है, ठीक है, बेस क्लास का पॉइंटर, ठीक है। अच्छा, लेकिन और यहां पे इसको डिलीट कर दी। ओके, अब ये बात सुनो, लेट्स से व्हाट विल हैपन, अगर मैं ये मेरे पास बेस क्लास का पॉइंटर था, ये मेरा बेस क्लास का पॉइंटर था, ठीक है, जो हमें पता है किस तरफ पॉइंट कर रहा हूं, किस तरफ पॉइंट कर रहा हूं, तो मैं ट्रू भेजा तो इसकी तरफ पॉइंट कर रहा हूं। ये एक्चुअली जो बी में जो एक्चुअल एड्रेस आया वो किसका है? वो एक्चुअली जो ड्राइव क्लास के ऑब्जेक्ट का पॉइंटर आया है ना। सुनो मेरी बात, अगर मैं इसको डायनामिक अंडरस्कोर कास्ट करूं और यहां पे ड्राइव क्लास के पॉइंटर की डेटा बताऊं, तो ये डी में एक्चुअली इसका एड्रेस आ जाएगा, ठीक, कौन सा एड्रेस आ जाएगा? जो उसके पास डी की एड्रेस था, ठीक है। और आप गेट नेम करेंगे कौन, तो वो गेट नेम कर, ठीक है। मसला ये हो रहा है कि ऊपर जाके जब मैं डिलीट करता हूं, जब मैं यहां पे डिलीट करूंगा तो ये किसका डिलीट कॉल होगा? डिलीट कॉल होगा बेस का। ओके, मैं चाहता ये हूं कि मैंने किसी ऑब्जेक्ट को डिलीट करना, लेकिन मैं चाहता हूं कि उसको डिलीट कॉल हो किसका? ड्राइव क्लास का डिलीट कॉल। तो इसका मतलब है बी को फिर किसमें होना चाहिए? बी को ड्राइव क्लास का पॉइंटर होना चाहिए, ठीक, लेकिन मैं तो नहीं कर सकता, मुझे और हो सकता है ड्राइव क्लास एक ना हो, बहुत सारी ड्राइव क्लास है, ठीक है।
अच्छा, what to do? There is something called dynamic casting. Okay? Let me use my board. Imagine the following कि ये मेरी बेस क्लास है, ठीक है, इससे मेरी ये 4-5 क्लासें हैं जो ड्राइव हो रही हैं. ये मेरी D1 क्लास है, ये मेरी D2 क्लास है, ये मेरी कोई D10 क्लास है. ठीक है. Now look at this. Let's say मेरे पास एक बेस क्लास का पॉइंटर है P, इसको मैंने कोई भी इस ड्राइव क्लास का ऑब्जेक्ट असाइन किया, ठीक है, और मैंने जो भी पॉलीमॉर्फिक बिहेवियर करना था किया, और अब मैं किसी तरह से ये फिगर आउट करना चाहता हूं यार कि जो P का एड्रेस है, P में जो एड्रेस पड़ा हुआ है वो इस ड्राइव क्लास में किस क्लास का ऑब्जेक्ट है. ये आपको समझ में आई मैंने क्या बात की? ठीक है, ठीक है. लुक एट दिस. यानी मैं यहां पर फिगर आउट करना चाहता हूं, क्या फिगर आउट करना चाहता हूं कि P के पास जो एड्रेस है वो इन ड्राइव क्लास में से किसका है. आपको ये बात समझ आई? ठीक है. अच्छा, एक बात सुनो. अच्छा, देयर इज समथिंग कॉल्ड स्टैटिक कास्टिंग एंड देयर इज समथिंग कॉल्ड डायनामिक कास्टिंग. अच्छा, अगर मैं फॉर एग्जांपल लुक एट दिस, अगर मैं ये करूं ना तो ये बहुत खतरनाक चीज हो कि मैं कहता हूं ये मेरे पास P पॉइंटर है ना, तो सारा देता हूं स्टैटिक अंडरस्कोर कास्ट, और यहां मैं कर देता हूं लेट्स से D1, और यहां मैं D1 टाइप का एक पॉइंटर बनाता हूं, सो मैं कहता हूं D1 PTR. दिस इज ए वेरी डेंजरस लाइन. यू नो व्हाट डज दिस मीन? इसका मतलब है बेटा कि तुम्हारे पास ये जो पॉइंटर है वो चाहे D1 का हो, चाहे वो D2 का हो, चाहे वो D3 का हो, जिसका मर्जी हो, ट्रीट दिस पॉइंटर एज द पॉइंटर ऑफ D1. स्टैटिक कास्टिंग का मतलब यह है कि भाई मेरी जिम्मेदारी है, तू बस चेंज कर सकता, ये वो कर देगा. बट ये बहुत खतरनाक बात, ये बहुत खतरनाक बात. ठीक है. ये आप सिर्फ तभी कर सकते हैं जब यू आर एब्सोल्युटली श्योर कि ये यही क्लास का ऑब्जेक्ट है. ठीक है. व्हाट यू शुड एक्चुअली डू इज द फॉलोइंग. देयर इज समथिंग कॉल्ड डायनामिक अंडरस्कोर कास्ट. और यहां पे मैं D1 का पॉइंटर करता हूं और उसको P कर देता हूं, और यहां पे मैं D1 टाइप का ये जो भी मैंने लिखा मैंने पॉइंटर बनाया. ठीक है. यू नो व्हाट विल हैपन नाउ. ये जो D1 PTR है, इसमें अगर ये P में पड़ा हुआ पॉइंटर वाकई में D1 क्लास का था तो इस D1 PTR में जो D में एड्रेस पड़ा है वही वाला एड्रेस आ जाएगा. लेकिन अगर वो D1 का ऑब्जेक्ट का पॉइंटर ना हुआ तो इस D1 PTR में नल PTR आएगा. तो नीचे आप चेक लगाएं, अगर उसकी वैल्यू नल के बराबर है, व्हाट डज दिस मीन? तो अगर आपने डिटेक्ट करना हो कि इन 10 क्लासों में से कौन सी क्लास का है, बारी बारी सब में क्लास करें, जिसके लिए वो नल नहीं देता वो कौन सा है, वो बस में चेक चेक. उसका पहला काम क्या होता है? फाइंड किंग. फाइंड किंग कैसे करें? All you have to do is go to every piece. If it is null, वैसे इग्नोर कर दो, वो तो किंग हो नहीं सकता. If it is not null, what should we do? हम उसे डायनामिक कास्टिंग करें, और डायनामिक कास्ट करेंगे किंग के अंदर. अगर वो किंग में कास्ट करने से नल PTR नहीं आता तो ये किंग है, लेकिन ये कौन सा किंग है ये मैं नहीं पता, तो मैं क्या करना पड़ेगा, उसका डॉट गेट कलर करना पड़ेगा, और उससे हम अंदाजा लगाएंगे कि ये कौन सा वाला किंग. ये बात समझ में? ठीक है. एक तरीका फाइंड किंग का ये हो सकता है जो मैंने आपको बताया. एक और तरीका है, और वो क्या करें? हाँ, लेटर तो है ही नहीं इसका. आप पेरेंट क्लास में एक वर्चुअल फंक्शन बनाएं, इसमें लिखें am I king or not,
और उसको डिफाइन करें रिटर्न फॉल्स, और किंग में उसको रीडिफाइन कर दे, बाकी किसी में भी रीडिफाइन ना करें। ये बात समझ? सिर्फ किंग में उसको रीडिफाइन कर दे, बाकी किसी में भी रीडिफाइन ना करें। आपको ये बात समझ? ठीक है। सो बाय डिफॉल्ट उसकी इंप्लीमेंटेशन रिटर्न फॉल्स करती है, जो बाकी तमाम के अंदर होगी। ठीक है ना। सो देयर आर टू वेज टू फाइंड आउट कि किंग कैसे फिगर आउट करें। बात समझ? ये लास्ट ईयर जो हमने फाइनल एग्जाम दिया था उसमें ये सवाल था, राइट टू वेज जिसके थ्रू हम ये किंग फिगर आउट कर। ठीक है। सो फाइंड किंग के फंक्शन बनाने थे टर्न के रिस्पेक्टिव। तो टर्न पास हो रही थी और उससे बताया कि भाई इस टर्न के रिस्पेक्टिव मुझे बताओ कि भाई लेट्स से व्हाइट किंग ढूंढ के लाना, तो कैसे ढूंढ के लाऊं। आई होप एवरीबडी अंडरस्टैंड। ठीक है। और मैं आपको बता रहा हूं ये सवाल इस दफा भी फाइनल एग्जाम में और मिड 3 में आएगा। ठीक है। यू शुड नो कंसेप्चुअली कि कैसे। ठीक है। सो फार सो गुड, एवरीबडी अंडरस्टैंड। वी आर डन विद दिस चैप्टर। ओके। सो डायनामिक कास्टिंग वी आर डन, आपको ये खुद ही पढ़ लेना चाहिए। ठीक है। तो आई होप कि आपको जो ऊप की पूरी तस्वीर है वो पता लग गई हो। ठीक है। मैं नेक्स्ट क्लास में एक दफा दोबारा से रिव्यू दूंगा, जो मंडे की क्लास है। ठीक है। वो इसलिए भी इंपॉर्टेंट क्लास होगी क्योंकि बेसिकली मैं आपको पूरा ऊप का रिव्यू दूंगा। ठीक है। और ये क्लास आपको शायद अगर फाइनल एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो एक दफा दोबारा से ये अगली क्लास आप जरूर लीजिएगा, क्योंकि उसमें मैं आपको पूरी की पूरी स्टोरी को दोबारा सुनाऊंगा कि हम कहाँ से ऊप में आए थे और ऊप में हमने क्या क्या चीजें डिस्कवर की। ठीक है। ठीक है। सो फार सो गुड, एवरीबॉडी अंडरस्टैंड। नेक्स्ट क्लास में आते के साथ ही क्विज होगा, और क्विज होगा ऑन दिस चैप्टर। ओके। और मैं आपको बता रहा हूँ जो कुछ में सवाल होंगे वो जो इसके क्विज़ेस है ना हर एक सेक्शन में, उन्हीं में से सवाल आते हैं। ठीक है। क्यों? थैंक यू सो मच।